एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए उनके सेकंड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र की जो परीक्षा आपकी आगामी 20 फरवरी को होने वाली है, तो इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो आपकी आगामी होने वाली परीक्षा में कुछ मदद कर सकते हैं। तो आइए आज के मॉडल प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं, उनके उत्तर को जानते हैं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है वो है कि फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी का फिलॉसफी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो अंग्रेजी का जो फिलॉसफी शब्द है वह दो ग्रीक शब्दों फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिलोस शब्द का अर्थ है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिलोस जो है एक ग्रीक शब्द है और उसका अर्थ होता है प्रेम या लव। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर, जिसमें पूछा गया है कि सोफिया शब्द का अर्थ होता है। सोफिया शब्द भी ग्रीक एक शब्द है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो फिलॉसफी शब्द जो कि दो ग्रीक शब्दों फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस प्रकार जो है फिलॉसफी शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान से प्रेम। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है। तो दर्शन शब्द जो कि संस्कृत के दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ होता है देखना। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। यह कथन किसने कहा है या किसका है। तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन फिस्टे का है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। यह कथन किसका है। तो यह कथन कांट का है। कांट ने दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान कहा है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्व व्यापक विज्ञान है। यह कथन किसका है। तो यह कथन स्पेंसर का है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर, दर्शन समस्त विज्ञानों का योग है। यह कथन किसका है। तो यह कथन पाल्सन का है। पाल्सन ने दर्शन को समस्त विज्ञानों का योग कहा है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन बर्टेल्ड रसेल का है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन विज्ञानों के वाक्यों के अर्थों या भाषा की तार्किक व्याख्या है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है विटगेन्स्टाइन का है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है राधा कृष्णन का है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा है कि दर्शन के मुख्य अंग है। तो दर्शन के 3 मुख्य अंग होते हैं। एक होता है तत्व मीमांसा, दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा, तीसरा जो है वो मूल्य मीमांसा। और तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तत्व मीमांसा में अध्ययन किया जाता है। तो तत्व मीमांसा में
ऑप्शन ए दिया कि तत्व, ऑप्शन बी सत्ता, ऑप्शन सी यथार्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तत्व मीमांसा में इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, तत्व, सत्ता और यथार्थ का। तो तीनों ही सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञान मीमांसा में व्याख्या की जाती है। ऑप्शन ए ज्ञान के स्वरूप का, ऑप्शन बी ज्ञान की सीमा का, ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्त करने के साधन का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान मीमांसा में जो है वह इन तीनों बातों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्य मीमांसा में विवेचना की जाती है। तो मूल्य मीमांसा में आदर्श, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन जो डी होगा वह उपरोक्त सभी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन का गतिशील पक्ष है। तो दर्शन का गतिशील पक्ष शिक्षा या शिक्षा शास्त्र है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। यह कथन किसका है? तो एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, यानी प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो रॉस ने कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फिक्टे का है। फिक्टे ने कहा है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा गया है कि दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने कहा है कि दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का ही सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन जो बी ए है, जॉन डीवी, वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती, यह कथन किसका है? तो यह कथन जेंटिल का है। प्रश्न संख्या जो 24 है उसका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जेंटिल ने कहा है कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि असत्य कथन को छाटिए। तो ऑप्शन ए दिया है कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, यह सत्य है। ऑप्शन बी दिया है कि शिक्षा दर्शन को गतिशील लगती है, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी दिया है कि शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों ही कथन चूंकि सत्य है, तो इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का अनुप्रयोग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह हैंडरसन का है। हैंडरसन ने कहा कि शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा की समस्याओं में के अध्ययन में दर्शन का अनुप्रयोग है। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग रूप में इन विचारधाराओं से बहुत सी समस्याओं की खोजबीन के लिए निर्देशन लेता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कनिंघम का है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है। पाश्चात्य दर्शन की जो प्राचीन विचारधारा है वह है आदर्शवाद। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। तो जो प्लेटो की विचारधारा है उसको नैतिक आदर्शवाद के रूप में हम लोग जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी विचारधारा इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है।
तो ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी है यथार्थवाद, ऑप्शन सी है प्रयोजनवाद, ऑप्शन डी है यथार्थवाद, आदर्शवाद। तो आदर्शवाद जो है वह ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, आदर्शवाद। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 को। इसमें आपसे पूछा गया कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानने वाली विचारधारा है। तो वो कौन सी विचारधारा है जो भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है? तो वह विचारधारा है आदर्शवाद की। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है वह है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति जो है जीवन का अंतिम उद्देश्य है आदर्शवाद के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने नैतिक विकास को ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना है? तो प्रश्न संख्या 33 का जो ऑप्शन दिया है कि वो है हर्बार्ट, ऑप्शन बी दिया है फ्रोवेल, और ऑप्शन जो सी दिया है कि प्लेटो, और ऑप्शन जो डी दिया है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने नैतिक विकास को माना है? तो नैतिक विकास को जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना है वो है हर्बार्ट। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वास्तववाद संबंधित है। वास्तववाद जो दर्शन की किस विचारधारा से संबंधित है? वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद का ही जो दूसरा नाम है वह वास्तववाद है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। जब आप ये दर्शन की जितनी विचारधाराएं हैं उनको आप पढ़िएगा तो उनको जो और किन किन नामों से जाना जाता है, और उन जिन नामों से जाना जाता है उनसे संबंधित जो भी विचारक हैं उनके नामों को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ इस प्रश्न में जो है शिक्षा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा की परिभाषा, संकुचित और व्यापक अर्थ, जो कि आपको फर्स्ट पेपर में हमने जो भेजा था मॉडल प्रश्न पत्र उसमें दिया है, इसलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र में उसको हमने शामिल नहीं किया कि शिक्षा का कौन सी परिभाषा किसने दी है, उसको आप देख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 35 को अब हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी का शब्द रियलिज्म रियल से बना है, और रियल शब्द की व्युत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो अंग्रेजी का जो शब्द रियलिज्म है जो कि रियल से बना है, और रियल शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक यथार्थवाद के जनक को हम लोग जानते हैं, वो हैं अरस्तु। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अरस्तु को हम लोग आधुनिक यथार्थवाद के जनक के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 37 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानवतावादी यथार्थवादी हैं। मानवतावादी यथार्थवादी कौन है? तो जो चार ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए इरेसमस और रैबले और मिल्टन। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। इरेसम्स जो है वो मानवतावादी यथार्थवादी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद से संबंधित हैं कमेनियस जो है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिकतावादी यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो सामाजिकतावादी यथार्थवाद से संबंधित जो विद्वान हैं वो हैं लाई मॉन्टेन और लॉक। ये दोनों जो है मॉन्टेन और लॉक दोनों सामाजिकतावादी यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी मान्यता है कि पदार्थ जन्य संसार ही वास्तविकता है।
तो पदार्थजन्य संसार ही वास्तविकता है, यह मानना है यथार्थवाद का। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। तो यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य जो है वह है पदार्थ। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञान जीवन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ज्ञान जो है जीवन के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यह सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन यथार्थवाद के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते हैं। कौन विचारक है जो बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते हैं। तो वो हैं लॉक। लॉक बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते हैं। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा दार्शनिक संप्रदाय विद्यालय को मनुष्य के निर्माण की कार्यशालाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद या यथार्थवाद। तो ये जो चारों विचारधाराएं हैं दर्शन की, उसमें से यथार्थवाद का यह मानना है कि जो विद्यालय है वो मनुष्य के निर्माण की कार्यशालाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन डी यथार्थवाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 45 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवादियों की सबसे बड़ी देन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का निर्माण है। जो शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवादियों का सबसे बड़ी देन क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का निर्माण। क्योंकि यथार्थवादी जो है वो व्यवहारवादी मनोविज्ञान से प्रभावित है। तो इनकी जो देन सबसे बड़ी वह मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का निर्माण है। समयाभाव के कारण जो है बहुत सारे प्रश्नों के ऑप्शन का निर्माण नहीं हो पाया, और टाइपिंग भी प्रश्न की नहीं हो पाई, हाथ से ही जो है हैंड राइटिंग में ही लिखा गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा जूम करके। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में तात्पर्यों को जो सबसे बड़ा योगदान क्या है वो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का निर्माण। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन अध्यापक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानता है। वह कौन सी विचारधारा है या दर्शन का कौन सा वह वाद है जो अध्यापक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानता है। वह है आदर्शवाद। आदर्शवाद जो है शिक्षक को अपने यहाँ महत्वपूर्ण स्थान देता है, यानी शिक्षा प्रक्रिया का वह केंद्र बिंदु उसको मानता है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 47, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने शिक्षक की तुलना माली से की है। तो फ्रोबेल ने शिक्षक की तुलना माली से की है। तो प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, इसमें प्रश्न संख्या 48, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि विद्यालय का कार्य समाज सुधार है। तो ये हॉर्न का कहना है कि विद्यालय का कार्य जो है वो है समाज सुधार है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृति की ओर लौटो संबंधित है। तो प्रकृति की ओर लौटो जो है वह प्रकृतिवाद से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को हम देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एमिल पुस्तक के लेखक हैं। एमिल बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक हैं रूसो। रूसो की पुस्तक है एमिल। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 51। प्रकृति ही वास्तविक शिक्षा है यह कहना है। तो प्रकृति को वास्तविक शिक्षा मानने वाले लोग हैं प्रकृतिवादी, यानी प्रकृतिवादियों का यह कहना है कि प्रकृति ही वास्तविक शिक्षा है। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 52 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि बालकों को अपनी रुचि, गति व सामर्थ्य के अनुरूप स्वतंत्र ढंग से सीखने का अवसर देता है। तो किसी भी बालक को अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर जो विचारधारा देती है वह है प्रकृतिवाद। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन सी आपका जो है
सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 53 की ओर। इसमें पूछा गया है कि बालक का सर्वांगीण विकास प्राकृतिक वातावरण में ही संभव है, यह मानना है। तो बालक का सर्वांगीण विकास जहाँ भी प्रकृति से संबंधित बात है वो प्रकृतिवादियों से ही संबंधित होता है। तो प्रश्न संख्या 53 का भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रकृतिवादियों का। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें आपसे पूछा गया है कि नकारात्मक शिक्षा का सूत्रधार माना जाता है। तो नकारात्मक शिक्षा का सूत्रधार रूसो को माना जाता है। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 55। इसमें आपसे पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर किसने दिया? प्रकृतिवादियों ने। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रकृतिवादियों की देन है शिक्षा के जगत में बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न संख्या 56 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करने वाली विचारधारा है, और पुस्तकीय ज्ञान का भी जो जो विरोध करती है वो विचारधारा है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है पुस्तक वाला ज्ञान है उसका विरोध करती है। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवादियों द्वारा विकसित शिक्षण विधियों में प्रमुख है। तो प्रकृतिवादी जो है उन्होंने कई शिक्षण विधियों को दिया है शिक्षा जगत में, जिसमें से ह्यूरिस्टिक विधि, योजना विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये सारी विधियां जो है प्रकृतिवादियों द्वारा विकसित की गई हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी, प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 58 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक को कम महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रकृतिवादियों ने जो शिक्षक को कम महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 59 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि डाल्टन विधि देन है। तो डाल्टन विधि भी जो है प्रकृतिवादियों की ही देन है। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। डाल्टन विधि प्रकृतिवादी की देन है। प्रश्न संख्या 60 की ओर हम चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है। तो प्रयोजनवाद का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 61 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजनवाद को जाना जाता है। प्रयोजनवाद के को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जिसमें व्यवहारवाद, फलवाद, प्रयोगवाद, ये सारे नाम प्रयोजनवाद के हैं। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। यह जो है किस भाषा के शब्द से बना है? तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस से बना है, जिसका अर्थ होता है किया हुआ कार्य। और प्रैग्मेटिकोस जो होता है वह उसका अर्थ होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकेबल। एक तो प्रैग्मा है प्लस प्रैग्मीटिकोस, ये दो शब्द हैं। प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य और प्रैग्मीटिकोस का अर्थ होता है व्यवहारिक, और इस प्रकार इसका जो अर्थ हुआ वह होगा व्यवहारिक। प्रश्न संख्या 63 को हम देखते हैं। वह है कि प्रश्न संख्या 63 है, आप देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि मानवतावादी दर्शन है। मानवतावादी दर्शन किसको हम लोग जानते हैं किस? तो जो चार ऑप्शन आपको दिए गए उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को हम लोग मानवतावादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 64 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को महत्व देने वाली जो दर्शन की विचारधारा है वह है। तो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को जो महत्व देता है वह है प्रयोजनवाद। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन सी प्रयोजनवाद आपका सही उत्तर होगा, जो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को महत्व देता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 65 की ओर। शिक्षा स्वयं जीवन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉन डीवी का है, जिन्होंने कहा कि शिक्षा स्वयं जीवन है। प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 66, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टांग मार्ग संबंधित है। तो अष्टांग मार्ग जैसा हम जानते हैं वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 67 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं।
शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता जॉर्ज पॉयन हैं। जॉर्ज पॉयन इसके जन्मदाता हैं। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 68, इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी के लेखक जॉर्ज पायन है। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 69 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक है। तो द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक है जॉन डेवी। यह पुस्तक जो है जॉन डेवी की है। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो यह पुस्तक भी जॉन डेवी की है। बहुत ही फेमस पुस्तक है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, जॉन डेवी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानने वाले हैं जॉन डेवी। यह कथन भी जॉन डेवी का है। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 72, इसमें आपसे पूछा गया है सत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए दिया कि शिक्षा समाजशास्त्र के निर्माण की आधारशिला है, यह सत्य कथन है। ऑप्शन बी दिया कि शिक्षा समाजशास्त्र को आगे बढ़ाती है, यह भी कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि यह शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है ओटावे का। ओटावे ने कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि यह शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह ब्राउन का है। ब्राउन ने कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। यह कथन ब्राउन का है। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस विज्ञान से है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक प्रक्रियाओं अर्थात सामाजिक संबंधों का जिनमें अथवा जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को प्राप्त और संगठित करता है का वर्णन और व्याख्या है। तो यह कथन है शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता जॉर्ज पायन की। जॉर्ज पायन ने शैक्षिक समाजशास्त्र की यह परिभाषा दी हुई है। तो प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन ए जो हो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट है। प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट हैं और शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पायन है। प्रश्न संख्या 77 की ओर हम चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय एकता समिति जो है उसका गठन 1967 में हुआ था। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 में एक परिभाषा है, पूछा गया किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता अपितु वह विश्व का नागरिक भी होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन गोल्ड स्मिथ का है। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह है ओटावे का। ओटावे ने कहा है कि किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 80, इसमें एक परिभाषा है और आपसे पूछा है किसने ये दी है। संस्कृति की एक परिभाषा है। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टायलर का है। प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 81 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिलिन और गिलिन का। गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा दी है। प्रश्न संख्या 82 को हम देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 82 में जिसमें कहा गया है कि किसने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना है? तो मैकइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। तो प्रश्न संख्या 82 को ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 83 को हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण से तात्पर्य विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोग से उस राष्ट्र के आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से है। यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। उसमें ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ऑप्शन बी कोठारी आयोग का, ऑप्शन सी राधा कृष्ण आयोग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन जो है कोठारी आयोग का है, जिन्होंने आपने आधुनिकीकरण के संबंध में यह बात कही थी। प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 84 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कल्चर शब्द बना है। तो कल्चर शब्द जो है यूनानी भाषा के कल्चुरा से बना हुआ है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 85 को। 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा से जो कल्चर शब्द कल्चुरा से बना हुआ है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैरिकुलम शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो कैरिकुलम जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति क्यूरेर, एक लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरेर, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। जिस प्रकार रेस कोर्स में एक धावक जो है दौड़ पूरी करता है, उसी प्रकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी है वह पाठ्यक्रम के माध्यम से वहाँ अपनी रेस पूरी करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन जो है क्यूरेर शब्द की उत्पत्ति जो है कैरिकुलम जो पाठ्यक्रम है उसकी उत्पत्ति लैटिन के क्यूरेर से हुई है। इसका अर्थ होता है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। प्रश्न संख्या 86 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठचर्या, कलाकार, शिक्षक, वो इस कलाकार मतलब कौन है? वो शिक्षक है कि हाथों में वह यंत्र है जिससे वह अपनी वस्तु, उसका वस्तु कौन होता है? विद्यार्थी को अपने कलाकक्ष शिक्षक का होता है विद्यालय में, अपने आदर्शों के अनुरूप बनाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कनिंघम का है। प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पाठचर्या के लाभ हैं। पाठचर्या के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए दिया है कि समय और शक्ति का सदुपयोग होता है, ये पाठचर्या के लाभ हैं। ऑप्शन बी बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यह भी पाठचर्या का लाभ है। ऑप्शन सी दिया है कि शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित हो, यह भी पाठचर्या का लाभ है। तो तीनों जो है वो पाठचर्या के लाभ हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो इस मॉडल प्रश्न में कुल 87 प्रश्न जो है हमने बनाए थे आप लोगों के लिए। क्योंकि समय का अभाव था इसलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है उसकी टाइपिंग भी नहीं हो पाई समय से। तो हाथ के द्वारा हस्तलिखित जो है ये जल्दीबाजी में सारा कुछ कर लिया गया है, लेकिन इसमें जितने प्रश्न हैं वो आपके जो आगामी आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी आपकी सहायता करेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।